हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन हमारा चल रहा है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स है ना, रिवीजन फैक्टराइजेशन यानी कि पॉलिनोमियल्स बहुपद हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डू क्वाड्रिलेटरल्स, उस पे कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, हमारे पास कोई भी काम हो तब तक कि हमें इम्पॉसिबल सा लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते हैं। जब आप उस काम को कर लोगे तो देखिए ऐसा होता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आपको मैं आपकी ये तो हर जगह लागू होता है, डेली लाइफ में भी लागू होता है, आपकी दिनचर्या जीवन जीवन में सब जगह लागू होता है। बट आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लंबा लेंदी लगता है और हम बोलते हैं यार हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बट जब उस क्वेश्चन को करने बैठते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ईजी, कभी कभार देखा होगा आपने, बहुत ईजी निकल के आता है या ईजी होता है। अच्छा इतना सा ही था, बस इसमें ये करना था। तो काफी कुछ काफी कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, पीछे हाथ खड़े कर देते हैं, हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? एटीट्यूड अपना ऐसा रखो कि यस आई कैन डू इट, हम हर चीज कर सकते हैं। क्यों? आप आज की जनरेशन हो, आप यूथ हो, आप कभी भी किसी से कम नहीं हो। कभी अपने को किसी कम मत, आपको ज्यादा क्या होगा, आप वो चीज नहीं कर पाओगे, हार जाओगे, है ना, फेलियर हो जाओगे। बट उस फेलियर से तो आपको सीखने को मिलेगा कि यार अच्छा हमने ये गलती की इसलिए नहीं हो पाया, आपको वहां से भी सीखने को मिलेगा। तो अपने अंदर जो एटीट्यूड है इस तरह का रखो कि यस वी कैन डू इट। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, है ना। कल हमने कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी और ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिवीजन के लिए आप लोगों ने बोला था तो हम रिवीजन करा रहे थे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी चतुर्भुज है ना, चार भुजों वाला, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो उसी में एक जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दैट इज ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ये एरो जो है पैरेलल का साइन दिखाइए। एरो मतलब जो हमने लगाया है ये पैरेलल दर्शाते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है। फिर दूसरा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी जो विपरीत सम्मुख भुजा है वो भी बराबर होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। करेक्ट। फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी। एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी भी है, तो इन दोनों का योग ए प्लस बी 180 होगा। वैसे ही एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी भी है, तो ए प्लस डी भी आपका 180 होगा। तो वही हमने यहाँ पे क्या, वैसे एंगल बी का पड़ोसी एंगल सी भी है, तो बी प्लस सी 180 होगा, बी प्लस ए भी 180 होगा। तो आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज के अंदर वो भी 180 डिग्री होता है। फिर ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच की हमने थोड़ी आपको डिफरेंशिएशन बताया था। फिर एक और था डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इससे पहले एक और हमने इसमें थ्योरम देखी, और वो थ्योरम है कि जो डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट स्वर्गासन त्रिभुजों में क्या करता है, सम विभाजित करता है, या दो बराबर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही ये फिगर है हमारे पास। ये AC क्या है, हमारे पास एक डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये विकर्ण क्या कर रहा है, इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर, तो समांतर ये जो विकर्ण है इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर ट्रायंगल्स में बांट रहा है। ठीक है, तो ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है मैंने आपको उसका कारण भी बताया था, है ना, कि भाई देखो समांतर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो इस वाले का एरिया है वो इस वाले के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो एक डायगोनल क्या कर देता है, एक विकर्ण क्या कर देता है, पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हाँ, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कि जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं।
उसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं, समद्विभाजित बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था, एक वर्ड अपने आप में याद कर लेना, मतलब समझ लेना, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, भाई हमने दो भागों में बांटा, हमने एक को ज्यादा दिया एक को कम दिया तो दो भागों में बांटा। और एक होता है दो बराबर भागों में बांटने को बोलते हैं क्या, बाइसेक्ट, है ना, समद्विभाजित। तो ये क्या होता है, ये जो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जब समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जहां पे मिलेंगे ना वहां से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहां से जितनी ये साइड होगी OA उतना ही OC भी होगा, और जितना OD होगा उतना ही OB भी होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर अब आते हैं, ये आप लोगों के भी बस ये आपको समझना है। ठीक है, इसको मैं एक ही साथ इन सबको एक जगह ले आता हूं ताकि आपको चले। देखिए, कभी भी आपको कोई चतुर्भुज होगा, अब वो चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है ना, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, चतुर्भुज जैसा भी होगा। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी चतुर्भुज आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा, आपने उस क्वाड्रिलेटरल की, क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, समझ इस बात को। ठीक है, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर है या कैसा भी क्वाड्रिलेटरल आप बोले, इसमें कैसा भी क्वाड्रिलेटर हमारे पास है, अगर इसमें मैंने इसकी दो भुजाएं ये और ये आपस में इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है, हमने इसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है, इन दोनों प्रूफ कर दी, तो मैं इसको एक पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। हमें बोला नहीं गया है कि चतुर्भुज क्या है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोमबस है, कुछ है, बट कुछ हमें बस एक चतुर्भुज बोला गया है। तो अगर किसी चतुर्भुज की कभी हम आपसी जो इसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है उसको बराबर करते हैं तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इफ इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब ये चारों साथ होने चाहिए, ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। यानी हमने किसी भी चतुर्भुज के दो आपस अपोजिट कोण को बराबर कर दो और आप बोल दो कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है, इसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। ठीक है, फिर इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जैसे अभी हमने पढ़ा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कोई भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और उसके अगर डायगोनल यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ये चतुर्भुज हमें नहीं पता कौन सा है, बट कोई भी चतुर्भुज है, तो अगर इसको समद्विभाजित कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये तीन कुछ सिंपल सी चीजें थी, ठीक है, जो आपको इसमें देखना था। ठीक है, ये इसमें ये बात है, क्लियर। तो ये तीन अगर आपको लिखने हैं आप देख लें, बस लिख भी सकते हैं क्योंकि प्रूविंग में लिखना पड़ेगा आपको। बाकी इस पे मैं एक चीज और है लाइन एंड एंगल्स का, उसको स्टार्ट करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेंगे। चलो, और जो दिक्कत आती है वो दिक्कत भी आज क्लियर करते हैं। कुछ दिक्कतें हैं जो आपके डाउट्स में थी। आपको पता है दो समांतर रेखाएं हमारे पास हैं, अगर कभी ये दो समांतर रेखाएं मेरे अगर ठीक है, दो समांतर रेखाएं लाइन एल लाइन टू, किसी दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, है ना। दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है इसको हम ट्रांसवर्सल क्या बोलेंगे, ये L1 हो गई, यानी कि दिस इज लाइन 1 और दिस इज लाइन 2। इसको हमारी एक लाइन ने काटा, इसको नाम हम रख देते हैं L3। तो ये लाइन 3 है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि त्रियक रेखा। ठीक है, त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है,
तो आप बोल सकते हैं कि सर कभी दो समांतर रेखाओं को काटने वाली लाइन जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर देती है, दो समांतर रेखाओं को काट देती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो एक त्रियक रेखा है। ठीक है, ये हम इसमें बोल देते हैं। फिर अब दूसरा जो है, अब देखिए इसमें ना काफी बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो उस पर बात कर लेते हैं। ये हमारा एंगल 1 नाम दे देते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल मतलब समझ पा रहे हैं आप, कोण, है ना, कोण की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो है एंगल 1, एंगल 2, आप देखो, अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये जो लाइन है, ये जो एंगल है, जो कोण है 1 और 2 लाइन से ऊपर है, यानी कि लाइन से बाहर की तरफ है ना, और एंगल 7 और एंगल 8 ये भी लाइन के बाहर की तरफ है, करेक्ट। तो यहां मैं बोल सकता हूं, जहां पे आप बोल सकते हैं कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से है, पहले तो उसकी बात देखो। एक्सटीरियर एंगल, एंगल को ऐसे दर्शाते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। इतना समझ पा रहे हैं, इतनी इंग्लिश तो हमको आनी चाहिए 9th क्लास में। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का, है ना, एग्जिट, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का, सिंपल सी बात है। तो अब आप देख रहे हैं कि सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये वाले एंगल में बोल रहा हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है, आपके बाहर के कोण है, यानी कि एक्सटीरियर है। एक देखो एक्सटीरियर क्यों है सर, ये लाइन से बाहर है और ये भी लाइन से बाहर है, बाह्य कोण हो गए। ठीक है जी। फिर दूसरा है आपका इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल भी है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल आप देखो, ये लाइन के अंदर है, ये लाइन L1 लाइन के अंदर है और ये लाइन के ऊपर है, तो ये भी अंदर, ये अंदर वाले कोण हो गए। तो कौन से, 3, 4, 5, 6। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 क्या हो गए, हमारे इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बताया। अब इसमें थोड़ा काम की चीज पे बात करते हैं, काम की चीज पे फोकस करते हैं। तो पहला जो है इसमें, जो हमारे पास सबसे पहला है, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि संगत कोण। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। ठीक है, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास जो है, मेरे पास कुछ एंगल्स के नाम है जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बोल सकते हैं। कैसे, आओ देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो, एक एंगल एक्सटीरियर लेंगे, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 5। ठीक है, इसको ना आप ऐसा लिखो, इससे ये ना क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। क्या बोला मैंने, एक कोण, कोण मतलब एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, बस ये याद रखो। तो इसमें आपको पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखने का पूरा मौका दूंगा मैं आप लोगों को, पहले समझ लो। ठीक है, लिखने के लिए अभी कॉपी किताब नीचे रख लो, कॉपी पेन, अभी लिखने का पूरा मौका आपको दिया जाएगा, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो इसमें काफी दिक्कत होती है। 6, 7 क्लास का टॉपिक है, बच्चों को 9, 10 तक इसमें टॉपिक में मिस्टेक्स और रहती रहती हैं। क्या बोला कि भैया एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। तो एंगल 1 पहला कोण कौन सा आया, एंगल 1 और एंगल 5। कौन सा है, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा जोड़ा ढूंढे, दूसरा जोड़ा ढूंढो, एक हो गया एंगल 2 बाहर का और एक एंगल अंदर का, तो एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, तो दूसरा जोड़ा आपका हो गया एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, अच्छा, जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जितने भी ये पेयर हैं आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो इनको इक्वली लिख दो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5,
एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ये आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये चलो यार इसको ऐसे लिख दो, एंगल 1 एंड एंगल 5, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, ये इक्वल भी होते हैं। फिर दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 6, साथ साथ में क्या होते हैं, ये इक्वल भी होते हैं, पेयर इनका जोड़ा भी होता है और आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है। चलो बाकी के और कितने बनेंगे जरा बताओ मेरे को, लिख के बताओ और कितने बनेंगे, कम ऑन चैट के माध्यम से बताओ भाई, बाकी के बताएगा कोई, बाकी के क्रॉसपॉन्डिंग संगत कौन। देखो एंगल 1 एंगल 5 एक जोड़ा ये हो गया, ये आपस में इक्वल भी है। एंगल 2 एंगल 6 ये जोड़ा हो गया, आपस में इक्वल भी है। और देखो अब यहाँ पे देखो कि सर एक एंगल हमारे पास यहाँ हो जाएगा एंगल 3, एक एंगल अंदर का, एक एंगल ये अंदर का हो गया, और एक एंगल बाहर का, एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है। एक अंदर का एक बाहर का एंगल आपको इस तरह से याद रखना है, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो एंगल 3 और एंगल 7 आपस में बराबर भी होंगे। उसी तरीके से एक एंगल आपका क्या बन जाएगा, एक एंगल अंदर का 4, और 4 के साथ क्या जाएगा 8। ये एंगल अंदर का है, देखो अंदर का एंगल है ना एंगल 4 इंटीरियर, और ये बाहर का है, लाइन से बाहर है, तो एंगल 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 भी एक पेयर बन जाएगा, और आपस में ये बराबर भी होंगे, ठीक है। चलो पहला तो हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, इतनी चीज समझ में आई पहले। संगत कोण अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें, हैंड रेस करें। चलिए जीआईसी चौपड़ियों के हाथ खड़े हैं, गुड। जीआईसी स्विंसी ने भी हाथ हैंड रेस किए। जो स्कूल हमारे सामने जीआईसी गजरौला, आप लोगों को समझ में नहीं आया बच्चों, जीआईसी बबरियार आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोटियाल गांव अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस पूछें। अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, नहीं समझ में आया है तो इसमें क्वेश्चन पूछें। जीआईसी गजरौला आपका नाम लेना पड़ेगा, तभी तभी करोगे। अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। जीआईसी बबियार, जीआईसी बबियार बिल्कुल अनसुना मत करो लड़कियों, इधर उधर मत देखो। आपसे पूछ रहे हैं, आपको समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, नहीं समझ में आया तो पूछो, फिर से बता दूंगा। चलो ठीक है। अब दूसरा इसमें जो आता है, दूसरे इसमें जो हमारे पास होगा, दूसरा इसमें है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण में, ठीक है, एकांतर अंतः कोण में क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है इंटीरियर एंगल की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इंटीरियर एंगल की, तो केवल इंटीरियर एंगल के लिए जाएंगे, यानी कि अंतः कोण, आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण या एकांतर अंतः कोण, कुछ भी आप बोले, तो इसमें इंटीरियर एंगल लिए जाएंगे। साफ सी बात है कि सर इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीरियर एंगल से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां आप देखें एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इन चार से रिलेटेड चीजें यहाँ पे होने वाली हैं, और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला कि ऑल्टरनेट डेज में आपके स्कूल चलेंगे, ऑल्टरनेट डेज में आपकी क्लास चलेंगी। तो ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के, तो एक छोड़ के दूसरा, ठीक है, इससे याद रखेंगे। दूसरा जितने भी, और अभी आगे बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे एंगल 3, तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला छोड़ के ये वाला क्रॉस में, ये देखो, ये वाला एंगल 3 का, ये एंगल 6। तो आप यहां बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6,
ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इनको एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, एक पेयर भी बना रहे हैं मतलब भाई। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन बना रहा है, एंगल 4 के साथ एंगल 5, क्योंकि एंगल 4 एक इंटीरियर एंगल है, इसको छोड़ दो, इसके नीचे एक छोड़ के ऑल्टरनेट, इसको छोड़ के इधर वाला, तो ये एंगल 4 के साथ एंगल 5, यानी कि ऐसे ऐसे क्रॉस में, तो इसमें एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ये भी हमारे एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हमारे क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और एक बात और होती है कि जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो जेड बना रहा होता है, ये 3 और 4 3 और 6 जेड बना रहे, 3 और 6 जेड बना रहे हैं, ये जेड बनाते हुए आपको दिखेंगे। आप इधर से देखोगे तो उल्टा जेड बन रहा होगा, 4 और इसका 4 और 5 का, देखो ये उल्टा जेड। तो हमेशा जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, वो जेड बना रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, नहीं तो आप याद रखना कि इंटीरियर एंगल होंगे वो, जब कभी भी कहीं बात हो रही होगी तो एक तो लाइन के अंदर के एंगल होंगे, वो लाइन के अंदर के एंगल होंगे और आपस में क्रॉस में बना रहे होंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट कर रहे होंगे। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर वैसे ही आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, तो सर एकांतर बाह्य कोण क्या है, ये भी सिंपल है, एकांतर बाह्य कोण जैसे हमने ये पढ़ा वैसे एकांतर बाह्य कोण भी है। अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है, तो यानी कि सर सारी एक्सटीरियर एंगल के बारे में ही बात हो रही होगी। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ देखो एंगल 1 एंगल 2 जब बाहर है, जो लाइन से ऊपर कोण है उनको हम बाहर, एंगल 7 एंगल 8, तो यहाँ भी वही है ऑल्टरनेट, मतलब ऑल्टरनेट 7 छोड़ के 8 पे, 2 8 छोड़ के 7 पे, यानी कि ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी वही पेयर बनाएंगे, वही पेयर बनाते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे पहला पेयर जो इसका यहाँ बनेगा, तो आप देख सकते हैं एंगल 1 के साथ एंगल 8 का, क्योंकि ये छुट के इधर बनेगा। और दूसरा आप देखेंगे अगर एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल बनेगा एंगल 7, तो यहां मैं बोल सकता हूं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आप बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 8, और साथ में इनका जोड़ा भी होता है एंगल 1 एंगल 8, और साथ ही साथ एंगल 2 एंड एंगल 7, ये भी आपके क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब आता है आपका मेन, जो बहुत ज्यादा यूज होता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको लिखेंगे, वो यहां से लिख देता हूं, क्या बोला है, sum of two interior angles on the same side of transversal is 180, दो इंटीरियर ऑन द सेम साइड, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बात समझेंगे इसको, त्रियक रेखा, ये त्रियक रेखा है, जो हमारी ये लाइन 3 है पूरी त्रियक रेखा है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या उस ओर के, ठीक है, ठीक है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के या इस ओर के या इस ओर के दो अंतः कोणों का योग
दो जो आंतरिक कोण है उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक है, तो दो आंतरिक कोण, त्रियक रेखा के दो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कौन कौन से होंगे सर, यहाँ पे देखते हैं। देखो त्रियक रेखा इस ओर के कौन कौन से दो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 5 है ना, ये आंतरिक एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो सर एंगल 3 प्लस एंगल 5 आपका, इनका जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ये आप बोल सकते हैं। और दूसरा आप देखेंगे इस तरफ के, इस तरफ के, तो एंगल 4 और एंगल 6, इसके एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये भी त्रियक रेखा के एक ओर के आंतरिक कोण है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका 180 डिग्री होगा, तो ये भी आपके 180 डिग्री हो सकता है। और इसी को अब जैसा मैं क्वेश्चन में आंसर में ना हमें रीजन भी देना होता है कभी कभार, तो इतना बड़ा लिखने से हम बचते हैं, और इसी को हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, और हिंदी में इसको कहा जाता है सह अंतःकोण। ठीक है, सह अंतःकोण, और इंग्लिश में कहेंगे से को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल, कभी को इंटीरियर एंगल अगर आपसे पूछेंगे तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है सर, को इंटीरियर एंगल वो होता है जो आपके क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल आपके वो होते हैं जो जिनके दो आंतरिक, एक रेखा के एक ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो आपका सह अंतःकोण कहलाता है। आई बात समझ में? चलो जीआईसी बबियार से कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाओ, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन जैसे हमने जीआईसी रीटा खाल, जीआईसी बाग वाला से हमने डाउट्स लिए थे, आपसे भी डाउट्स लूंगा, आपसे पूछूंगा कुछ नहीं, आपके जो डाउट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं। तो जीआईसी बबियार से एक बच्चा खड़ा हो जाए, कोई सा भी। हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास? जीआईसी बबियार में मॉनिटर कौन है बच्चों? मॉनिटर तक माइक पहुंचाओ फटाफट, तब तक हम जीआईसी गजरौला से भी बात करेंगे। जीआईसी अटल उत्तर जीआईसी गजरौला, हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास? बच्चों कोई सा भी बच्चा माइक ले ले, कोई भी बच्चा माइक ले ले, जैसे अभियान में ले लिया। चलो जीआईसी बबियार में आगे जो लड़की बैठी है फ्रंट में, बेटा आप जिनके हाथ में कॉपी है, हाँ माइक ले लो बेटा। आप शर्मा क्यों रहे हो, शर्माना किस बात से भाई? कोई गाना थोड़ा गवाऊंगा आप लोगों से मैं? और स्कूलों से सीखो कैसे करते, बेबाक से बात करते हैं। पायल सलोनी, जैसी बाग वाला, जैसे अमोली से, जैसी रीठा काल से ओम, ओम सूरज, जैसे अमोली से सूरज, काफी बच्चे हैं, काफी बच्चों के नाम से हमारे पास। आप लोग शर्मा रहे हो, कैसे आंसर देते हो लोग फटाफट? आपसे तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हूं, आपसे तो जस्ट सिंपल बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज हमने क्लास खत्म कर देते हैं, मैम आ गई हैं। तो आज हमने लाइन एंड एंगल्स के जो जितनी भी चीजें हमें कल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेंगी, ठीक है, पैरेललोग्राम चैप्टर में जो हम ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर रहे हैं, जितनी भी चीजें इसमें आगे जाके हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस कर दी है। इससे पहले प्रॉपर्टीज, गुणधर्म पैरेललोग्राम के, और अब मैं आपके सामने लाया हूं ये लाइन एंड एंगल्स वाले पार्ट। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता चुके हैं, कल से हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रिवाइज करके कल आएंगे अच्छे से। जो कुछ डाउट होगा इसमें तो पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।